गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। रोज की तरह ही हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का विश्लेषण एनालिसिस करते हैं इसी चैनल पर। तो आज हो गई है 10 अप्रैल 2023। लेकिन आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले जो कल बाकी रह गई थी न्यूज़ वो हम पहले देख लेते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। तो क्या होता है यहाँ पे न्यायपालिका और जो व्यवस्थापिका है उसके मध्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। क्या होता है कि जो वहाँ की जो व्यवस्थापिका है मतलब जो नेशनल असेंबली है, संघीय जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा एक जो है निर्णय लिया जाता है कि जो चुनाव की जो तिथि है, नियोजित तिथि थी 10 अप्रैल से के बाद करने थे, बट 10 अप्रैल से बढ़ाकर इन्होंने 14 मई निर्धारित किए और अक्टूबर तक चुनाव करवाने का फैसला लिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ की न्यायपालिका ने इसे खारिज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च और होनी भी चाहिए। अगर देश के अंतर्गत जिस देश में न्यायपालिका की सर्वोच्चता रहती है वो देश उस देश में स्थायित्व की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, हाँ, निरंकुश नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से तो सर्वोच्च और संप्रभु रहती है कि वो निष्पक्ष रूप से फैसला ले सके। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो शहबाज शरीफ की जो कह सकते हैं मंत्रिमंडल है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जो संघीय वहाँ की वो व्यवस्थापिका है नेशनल असेंबली, वो क्या करती है, मतलब ये मामला था पंजाब, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर के चुनाव से संबंधित मामला था। तो वो क्या करती है, वहाँ के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के मतलब जो मंत्रिमंडल ने तो सिग्नेचर कर दिए, स्वीकृति दे दी कि न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती की जाए, क्योंकि ये जो मामला है चुनाव संबंधी मामला, ये न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, लेकिन इसको वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने खारिज कर दिया है, मतलब जो फिर से लौटा दिया है बिना सिग्नेचर करे ही। तो इस प्रकार की स्थिति है, टकराव की स्थिति बनी हुई है कि जैसे भारत के अंतर्गत स्थिति अलग है। भारत के अंतर्गत जैसे जो राज्यों के जो चुनाव है, विधानसभा के जो चुनाव है, उससे संबंधित निर्णय जो है राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। और जो संघीय जो जैसे कि लोकसभा के चुनाव है जो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के माध्यम से होता है, तो उसके निर्णय जो है हमारे जो चुनाव आयोग है, जो भारत का जो चुनाव आयोग है, वो निर्णय लेता है। 8 अप्रैल 2023 को मैंने आपको बताया था जो शाहिद सिंह है, तो वो अमेरिका जो ताइवान की राष्ट्रपति है और वो गई थी अमेरिका के दौरे पर। ठीक है, तो वहाँ के जो जैसे वहाँ के सीनेट के जो स्पीकर हैं उनसे वो मिली थी। तो इस हिसाब से जो मतलब जो चीन है, ये चीन क्या कर रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है किसकी टेरिटरी में, मतलब ये समुद्र क्या है, चीन से आप देखेंगे पूर्व के अंतर्गत दक्षिण पूर्व में तो एक ताइवान नाम का छोटा सा देश है। ठीक है, अब जो ताइवान है, यहाँ ताइवान और इसके बीच के एक समुद्र आता है। ठीक है, कोई धरातलीय जो है धरातल से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, समुद्र आता है, तो उसको जो है कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ताइवान जल संधि, तो वो जल संधि है, वहाँ पर ये अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर चुका है। ये 3 दिन चलने वाला सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास के दौरान वो 71 लड़ाकू विमान और 8 युद्ध पोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और इसने कहा है कि भाई ये जो मतलब ये जो सैन्य अभ्यास है, ये पहले से यहाँ की जो ये पीपल लिबरेशन आर्मी है, इसने कहा है कि ये पहले से योजनाबद्ध था। ठीक है, हम इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि इसकी राष्ट्रपति वहाँ मिलने गई है, बट ये कहने का इनका जो है मतलब यही है कि जब भी राष्ट्रपति यहाँ का किसी अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के किसी स्पीकर से, सीनेट स्पीकर से मिलने चाहता है, तो इस प्रकार का सैन्य अभ्यास करता ही है। ठीक है, क्योंकि ये बताना चाहता है कि ताइवान है वो उसकी टेरिटरी में आता है। ठीक है, और लेकिन पूर्व में कभी भी ताइवान उसका गुलाम नहीं रहा है, ताइवान पर कभी भी चीन का कब्जा नहीं रहा है, फिर भी ताइवान अपने क्षेत्र का दावा करता है, वो सॉरी चीन जो है ताइवान के लिए अपने क्षेत्र का दावा करता है, और चीन का तो है ही, चीन तो हर क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र का दावा करता है। ठीक है, तो ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी ये कहती है कि भाई सैन्य अभ्यास है वो ये पहले से योजनाबद्ध था और ये जॉइंट स्वॉर्ड नामक जो सैन्य अभ्यास है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले 2022 में भी ऐसा हुआ था जब अमेरिकी संसद जो प्रतिनिधि है सभा की जो स्पीकर है उस वक्त की नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान आई थी, तभी भी चीन ने इस प्रकार का समुद्री अभ्यास कई दिनों तक किया था। ठीक है, तो ये जो चीन का है, ये मतलब ये बताना चाहता है कि भाई इसके पास इतने लड़ाकू विमान है और इस प्रकार अगर ये ताइवान जो है स्वतंत्र अगर मतलब क्योंकि अमेरिका क्या है अभी तक इसको स्वतंत्र का दर्जा नहीं मानता, लेकिन ये भी नहीं कहता कि चीन के अधीन है या चीन का उपनिवेश है। ठीक है, ताइवान, लेकिन वो जैसी इसकी स्थिति है यथास्थिति बनाए रखना चाहता है ताइवान की। हाल ही में चीन और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। द्विपक्षीय मीन्स दोनों देशों के दो प्रतिनिधि, जैसे दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स के मध्य होने वाली वार्ता। ठीक है, तो इस वार्ता के अंतर्गत जैसे वहाँ के जो चीन के अधिकारी हैं, ये वार्ता हुई थी, जो बैठक हुई है ये बीजिंग के अंतर्गत हुई थी, और चीन के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये साफ किया है कि भाई इस वार्ता के अंतर्गत BRI और GSI को दूर रखा गया है। BRI मीन्स रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो फ्रेंड्स, 2013 के अंतर्गत चीन एक योजना लेकर आया था, एक परियोजना लेकर आया था, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड जो ही आगे चलकर 2016 में उसी का नाम चेंज करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया है चीन ये चाहता है कि एशिया और अफ्रीका, यूरोप को मतलब ये जो रोड है इससे जोड़ा जाएगा, और ये रोड मतलब जैसे ये समुद्री मार्ग और जो पाइपलाइंस वगैरह है और जो धरातलीय मार्ग है, इनको जो है इन पे काम किया जाएगा। ठीक है, जो पूर्व के अंतर्गत जो सिल्क रूट था, जैसे चीन से जो है रेशम का जो निर्यात है वो किया जाता था यूरोपियन देशों को, अफ्रीकी देशों को, यूरोपियन देश से ज़्यादा खरीदते थे। ठीक है, तो इन देशों को निर्यात किया जाता था सिल्क का, तो वही सिल्क रूट पे फिर से चीन काम करना चाहता है
और साथ ही ये इसके अंतर्गत जैसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं इस वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो ये एक तो ये परियोजना है, तो इस पे मतलब इसको दूर रखा है, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है फिलहाल। और फिलहाल आपको बता दूं कि जो नेपाल है उसके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति तो खैर ये नई सरकार आई है, ठीक है। तो जैसे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा रह चुके हैं नेपाल के, और वर्तमान में अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार है, ये चीन समर्थित सरकार रहती है, ठीक है। मतलब चीन समर्थित का मीन्स चीन के द्वारा वहाँ इस सरकार को अप्लाई नहीं किया गया, बट चीन के समर्थन में इसका पक्ष ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये एक नेपाल के लिए, भारत के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर नेपाल के अंतर्गत कोई भी चीन कुछ भी अपनी हरकतों को अंजाम देता है या नेपाल के द्वारा चीन को जो है खतरा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसका नुकसान भारत को भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए भारत को भी ध्यान देना जरूरी है, चीन और नेपाल के बढ़ते संबंधों को, ठीक है, ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि GDI और GSI एक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो GSI की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जो चीन है यही लेकर आया है, और GDI को भी चीन ही लेकर आया है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। ये इनिशिएटिव मतलब क्या है कि जो चीन है ये कहना चाहता है कि भाई जो मतलब इसका देखो जो मतलब जो इसका क्या नाम है, डिटेल में तो समझे तो चीन के जो है कुछ पॉइंट्स इसने रखे हैं कि भाई देश की अखंडता संप्रभुता बनाए रखते हुए ये सुरक्षा के लिए कार्य करेगा और देशों की सुरक्षा बढ़ेगी, इससे देशों के मध्य जो है अच्छे संबंध बनेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, सुरक्षा से संबंधित मामला है, जबकि जो हमने BRI पढ़ा था वो था आर्थिक संबंधी मामला, जैसे व्यापार में बढ़ावा होगा, ठीक है। देशों को जो है नजदीक लाया जा सकेगा इस रूट के माध्यम से, सिल्क रूट का फिर से निर्माण करके, और व्यापार के अंतर्गत बढ़ावा होगा। लेकिन जो GSI है वो सिक्योरिटी को लेकर है, ठीक है। तो सीमा सुरक्षा जो है बढ़ाई जाएगी, लेकिन चीन का जो मतलब जो मेन एजेंडा क्या है कि नेपाल से अगर ये आगे अगर ये बात बढ़ाता है GSI से संबंधित, तो यही क्या करेगा, वहाँ खुद की सेना नियुक्त करेगा, ठीक है। सेना नियुक्त करते करते धीरे धीरे उसको अपने क्षेत्र में दर्शाने लगेगा। तो ये एक तरह से चीन नेपाल को हथियाने का भी एक प्रयास हो सकता है, और ये अगर नेपाल के अंतर्गत अगर इसकी आ जाएगी, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल ये बढ़ा देगा, और इसकी जो है इसकी टेरिटरी अगर यहाँ नेपाल तक बढ़ जाती है तो भारत को भी इससे नुकसान है, ठीक है, भारत को भी उससे फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ध्यान रखनी जरूरी है। पाकिस्तान में खाद्यान्न के संकट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ की जो इस बीच जो वहाँ की सिंध सरकार है, सिंध की प्रांतीय सरकार है, उसने कड़े नियम भी लागू किए हैं कालाबाजारी और गेहूं की जो जमाखोरी है उसको रोकने के लिए। और ये भंडारण है, गेहूं का जो भंडारण है उसकी सीमाएं तय की गई है। तो इसीलिए जो ग्रामीण जो आटा मिल जो मालिक है वो क्या कर रहे हैं, वो जो गेहूं है उसका भंडारण जो है अपने वहीं उसी इलाके में कर रहे हैं। तो वो क्या है, शहरों में नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं, शहरों में नहीं पहुंच पा रहा है, और इस बीच जो है खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा है और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तरी कोरिया ने अभी हाल ही में उत्तरी कोरिया का जो दक्षिणी प्रांत है हमयोंग, उसके अंतर्गत एक परमाणु क्षमता से युक्त अंडर वाटर टेक ड्रोन का परीक्षण किया है। ये जो ड्रोन है जिसका परीक्षण किया गया है उसको इसने हाई-2 नाम दिया है, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से सुनामी लाने में सक्षम है। और ये जो परीक्षण है ये 71 घंटे 6 मिनट तक ये समुद्र में रह पाया है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, लगभग 3 दिन ये समुद्र में रहा और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके इसने अपने लक्ष्य को नष्ट किया। तो क्या देख सकते हैं कि हम जो उत्तरी कोरिया है वो धीरे धीरे किस प्रकार से ये परीक्षण करके जो है एक क्या कह सकते हैं हम कि जो शक्ति का जो शक्ति संतुलन है उसको ये आगे चलकर ये बिगाड़ेगा। अब आज की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। मैंने आपको कल एक न्यूज़ बताई थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी है 1973 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके कल 50 साल पूरे हो गए। तो मोदी ने जो बाघों की गणना की जो लिस्ट जारी की है उसके आधार पर बताया गया है कि वर्ष 2006 के अंतर्गत जो बाघों की संख्या 1411 थी वो अब बढ़कर 2022 में 3167 हो गई है। वहीं 2018 में 4 साल पहले 2967 थी, तो 200 जो बाघ हैं उनमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास दुनिया का जो है सिर्फ 2.4% भूभाग है, जबकि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में हमारा योगदान है 8%। और बाघों की जो है इसके अंतर्गत जो है दुनिया में बाघों की जो संख्या है वो भी हमारे पास है सबसे ज़्यादा। वहीं हाथियों की संख्या भी 30,000 है। एशिया सिर्फ शेर है जो सिर्फ हमारे पास है, ठीक है, भारत में ही है। और 75 साल पहले जो चीता लुप्त हो गए थे वो हमने फिर से बचाया है। मतलब जो चीते के जो 4 शावक है वो देश में जन्मे हैं, ठीक है। और लेकिन ये तभी विस्तार हो सकेगा जब, क्योंकि इन जो चुनौतियाँ हैं उनका हम सफलतापूर्वक सामना करें, कि जैसे जो वन है, जो जंगल जो कंक्रीट में चेंज हो रहे हैं उनको बचाया जाए और जंगलों को बचाया जाए। जंगलों के बचाने के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक है, और क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी उसको भी बचाया जा सकता है। और जो वन्य जीवों का जो अवैध व्यापार है, शिकार जो है, शिकार करते हैं शिकारी, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए वन विभाग के द्वारा। तो ये सब चीज़ें संभव है। जो भी हमारा जो आगे का, जैसे हमने एक और जो योजना लॉन्च करी है मोदी ने, इंटरनेशनल जो बिग कैट्स अलायंस है वो लॉन्च करी है। उसके तहत जो 8 जो बड़ी जो बिल्लियाँ हैं या कैट्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ से तीन संदिग्ध व्यक्ति जो है पकड़े गए हैं, जिनमें से एक को जो है मार गिराया गया है और 2 जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ जारी है। इनके पास जो है 17 किलो हीरोइन पकड़ा गया है। और ये लोग क्या करते हैं, जो LOC है वहाँ से घुसपैठ कर जाते हैं और फिर देश के अंतर्गत जैसे वहाँ के जो मतलब जो बॉर्डर के आसपास जो भी रहने वाले लोग हैं उनमें से कोई व्यक्ति जो है इनसे मतलब इनका कॉन्टैक्ट रहता है, फिर वो हीरोइन इस प्रकार के जो नशे की जो चीज़ें हैं वो खरीद लेते हैं। मतलब ये लोग इनको बेच देते हैं और फिर वो देश के अंतर्गत जैसे युवा वगैरह है
उनके अंतर्गत प्रसार करते हैं। तो इसको रोकना जो मतलब हमारी जो एजेंसियाँ है इस पर काम कर रही है। WHO की जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्रीय निदेशक है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, उन्होंने बताया है कि जो कोरोना के लिए जो अभी जो नया वेरिएंट आया है इसके लिए जिम्मेदार होगी जो व्यक्तियों के अंतर्गत जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका कम होना, ठीक है। तो जो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है, तो वो शिकार हो सकता है कोरोना का, ठीक है। तो जैसे पहला जो 2022 के अंतर्गत जो लहर आई थी ओमिक्रॉन वेरिएंट था, उस प्रकार की तेजियां भी देखी जा सकती है। और मैंने आपको बताया था कि अभी जो नया वेरिएंट है वो 1.16 जो वेरिएंट है उसको वो नाम दिया गया है। तो इसके लिए जो है कहा गया है कि जो ये जो लहर है इसके लिए बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज दिया जाएगा, क्योंकि हालांकि भारत के अंदर टीकाकरण बड़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखें ही, साथ ही बूस्टर डोज दिया जाएगा ताकि जैसे जो डोज है पहले की जो टीकाकरण है उसका असर काफ़ी कम हो गया है। तो जैसे जो ज़्यादा बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति है उनके लिए भी ये काम करेगा, और साथ ही जो मोटापे का शिकार है तो वो लोग कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो अपने जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सॉफ्टवेयर एक तकनीक से क्या हुआ है कि जो टेढ़ी हड्डियाँ होती है उसका इलाज आसान हो गया है। कई बार क्या होता है कि हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर और संक्रमण होने से कुछ मरीजों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है पहला जो पारंपरिक जो तरीका अपनाया जाता था उसके आधार पर एक्सरे किया जाता था। तो उसके बाद में एक्सरे करने के बाद में रॉड डाली जाती थी, जो रॉड डलती थी उसको बार बार में चेंज करने की दिक्कत आती थी, और इससे जो है जो मरीजों को भी परेशानी होती थी। और साथ ही जो है अब जो ऑर्थोपेडिक जो विभाग है उसके लिए भी आसानी हुई है कि जो है एक उपकरण बनाया गया है। तो इस उपकरण से क्या होगा, जैसे मरीज की जो रिपोर्ट है उसको पहले सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, और अपलोड करने के बाद में पता चल जाएगा कि किस पर ये जो उपकरण है, नया जो उपकरण बनाया गया है 6 एक्सिस हेक्सापार्ट जिसको कहा जाता है, इस उपकरण को किस प्रकार से जो है किस प्रकार से इसके जो रिंग्स होते हैं 6 उसको किस प्रकार से घुमाकर लगाना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो 6 एक्सिस हेक्सापार्ट में जो है एक रिंग और 6 राड होते हैं, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर आधारित तकनीक है, एक्सरे करने के बाद जो मरीज का जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाता है, और ये सॉफ्टवेयर को बता देता है कि जो 6 एक्सिस हेक्सापार्ट है उसमें जो 6 रिंग लगे जो रोड है उसको कितना घुमाकर लगाना है, और जो पैर की जो हड्डी है अगर पैर की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर है तो उसमें तार डालकर उपकरण किस प्रकार से लगाया जाना है वो भी बता देता है, ठीक है। और इसको जो है उपकरण को लगाकर रोड लगाकर घुमाकर छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हड्डियां जो पूरी तरह सीधी और बराबर हो जाएगी पहले की तरह जैसे पहले थी। और बाकी जैसे किसी का क्या होता है कि बचपन के अंतर्गत भी हड्डियां जो है पैर छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार का होता है ये 6 एक्सिस हेक्सापार्ट। तो ये उपकरण कुछ इस प्रकार से होता है, ये अलग अलग प्रकार है उपकरण के। इसके अंतर्गत जैसे वर्साटिलिटी और मिनी प्रोटोनिक्स, हाई स्पीड, वैक्यूम, हाई लोड और सब मिनी प्रकार है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हेक्सापोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। नगर निगम है वेस्ट टू वंडर इनिशिएटिव के तहत जो मलबा है और कांच के कचरे से 3 पार्क बनाएगा, जिसके अंतर्गत जैसे फेस्टिवल पार्क, पंचतंत्र पार्क, इस प्रकार के पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही बॉलीवुड पार्क बनाने की भी योजना चल रही है, ठीक है। तो जैसे लोहे के जो वेस्ट है उससे पार्क बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत जैसे ये लोहे के जो कबाड़ से बनी जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, ये भारत की पहली प्रतिमा है जो लोहे के कबाड़ से बनाई गई है। तो ये जैसे भारत दर्शन जो पार्क है वो पूरा लोहे के कबाड़ से बना हुआ है, जिसी के अंतर्गत ये प्रतिमा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जैसे ये जो वंडर पार्क है, तो वंडर पार्क के अंतर्गत जैसे 13.5 करोड़ रुपए लगा चुका है नगर निगम। वहीं जो भारत दर्शन पार्क है उसके अंतर्गत 20 करोड़ रुपए लागत से बना था, लेकिन इसे 6 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व निगम के पास आ चुका है, और साथ ही 31 लाख से ज़्यादा लोग इन दोनों पार्कों को देख चुके हैं। तो धीरे धीरे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, जो भी टूरिस्ट वगैरह आएंगे देखने के लिए, तो उससे जो है राजस्व फिर से मतलब जो लागत है वो पैसा भी कमाएगा, साथ ही जो है और भी आगे भी आर्थिक स्थिति में भी विकास का जो कह सकते हैं ये पार्क कारण बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत से मामले लंबित पड़े हैं, जैसे जिनमें मुख्य है, एक तो ये है जो 18 साल से लंबित पड़ा है आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण का मामला, और दूसरा ये जो विधानसभा है जो सदन होता है उसको विशेषाधिकार कौन से प्राप्त है, तो उन्हें सही से स्पष्ट किया जाए, ठीक है। तो फिर प्रेस की स्वतंत्रता भी बनी रहे, और उनके जो विशेषाधिकार है विधानसभा के या संसद के सदन, जो संसद के सदन है दोनों सदन, उनके विशेषाधिकार भी बनी रहे, तो उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये मामले लंबित पड़े हैं काफ़ी सालों से, फिर जो है जो सुनवाई है, कार्यवाही की जानी आवश्यक है। फिर न्यूज़ है भारत के जो CDS हैं वो है अनिल चौहान, ठीक है। तो उन्होंने अभी सामरिक दौरा किया है। भारतीय जो चीन के पास की जो सीमा है उसके अंतर्गत जो उत्तरी बंगाल है उसमें जो हासीमोरा नामक जगह है, वहाँ उन्होंने सेना से बातचीत की। सेना का जो रसद सामग्री और सेना द्वारा जो करवाया जा रहा जो प्रशिक्षण है वो देखा, और भी कठिन प्रशिक्षण करने पर जोर दिया, और वहाँ तैयारियाँ देखी किस प्रकार से क्या जो वहाँ का जो सीमा सुरक्षा बल है उसको और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है। कि जो नया पाठ्यक्रम आएगा, नया जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसको तैयार करने से पहले जो है शिक्षक जो अभी वर्तमान में जो सेवारत जो शिक्षक है उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए नए पाठ्यक्रम का कि किस प्रकार से पढ़ाना है, और साथ ही उनकी पदोन्नति और जो सैलरी है, वेतन, उसको भी बढ़ावा दिया जाए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिलेगा तो वो और अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन का काम शिक्षकों के लिए यही करता है कि उनकी टाइम टू टाइम प्रमोशन भी करते रहे, और साथ ही शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाया जाए, ठीक है। तो वो शिक्षा से संबंधित जो है और भी नवाचार अपनाएं, ठीक है। और साथ ही जो नए एग्जाम्स लगने वाले हैं, जैसे जो टीचर एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके अंतर्गत भी ये नया पाठ्यक्रम बनाया जाए और साथ जो इंटीग्रेटेड जैसे कॉलेजेस होते हैं 4 वर्षीय जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए काम करते हैं तो उनमें भी जो है शिक्षण जो प्रशिक्षण है वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो अब नई न्यूज़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अफ्रीकी देश है, मध्य अफ्रीकी देश युगांडा और जो दक्षिणी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक है उसकी यात्रा करेंगे। तो ये क्या है कि जो ये मोजाम्बिक और जो युगांडा है ये देश हमारी जो है आर्थिक स्थिति के लिए भी काफ़ी आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि युगांडा और मोजाम्बिक जो है बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो चीन है उससे काफ़ी देर कर दी है हमने, चीन ने यहाँ खनन कार्य शुरू भी कर दिया है। ठीक है, इन देशों में, अफ्रीकी देशों में। और जैसे कि आपको पता ही है दक्षिणी अफ्रीका है जो मतलब अफ्रीका के दक्षिण के अंतर्गत है, दक्षिण अफ्रीका देश, उसके अंदर जैसे किम्बरले है, वो विट वाटर्सलैंड है, तो यहाँ पे सोने के और हीरे के खाने हैं। ठीक है, तो अगर हमारे मतलब वैसे तो हमारे भी संबंध अच्छे रहे, बट हम चीन से पहले ध्यान देते हैं तो हम काफ़ी जो है और भी ज़्यादा विकास कर चुके होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जो सैन्य सहयोग जैसे चीन के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, सैन्य सुरक्षा उसके द्वारा यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, तो उस हिसाब से हमारा जो ये मतलब जो एस जयशंकर विदेश मंत्री है उनका जो दौरा है वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये जो सैन्य प्रमुख जो देश है उनके साथ अलग से बैठक भी की जाएगी जो अफ्रीकी देशों के साथ। कि जो फर्जी खबरें हैं जो कि कोई भी सूचना है उसको तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया के इस टाइम में ये ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर जो है मतलब विचार किया जाएगा, इस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी जो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू है उन्होंने ये बयान दिया है। ठीक है, तो जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो सूचना तकनीक जो मंत्रालय है इसने बताया है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 है उसको अधिसूचित किया गया है। और इसके आधार पर क्या किया जाएगा, जो ये संशोधन है तो ये मंत्रालय को ये अधिकार देगा कि वो केंद्र की जो है तथ्यों की जांच इकाई को ये अधिकार देता है कि जो फर्जी, झूठी और भ्रामक जो ऑनलाइन सामग्री है उसकी पहचान करे। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है। एक 67 वर्षीय जो विमला कुमावत जी है, तो उन्हें दादी के नाम से बोलते हैं सब। तो उन्होंने क्या किया, जो अभावग्रस्त जो बालक है उनको उनके लिए निःशुल्क शिक्षा उन्होंने उनको पढ़ाया। ठीक है, निःशुल्क पढ़ाया, जो भी अभावग्रस्त जो पढ़ नहीं सकते तो उन्होंने स्ट्रगल, ऐसा नहीं है कि वो शुरू मतलब खुद जो है सक्षम थी, बाकी उन्होंने अभावग्रस्त जीवन में भी उनको पढ़ाया, स्ट्रगल करके भी उनको पढ़ाया। ठीक है, जैसे एक निर्माणाधीन सामुदायिक भवन था उसके अंतर्गत पहले वो शिक्षा देती थी। ठीक है, वो सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वो जैसे ही बनकर तैयार हुआ तो उन्हें बच्चों के साथ स्थान छोड़ना पड़ा और सड़क के किनारे टेंट लगाकर उन्होंने स्कूल शुरू किया। फिर धीरे धीरे समाज का सहयोग मिला, क्योंकि अच्छा काम होता है तो शुरू में अगर हम एक भी हैं, एक व्यक्ति भी अगर शुरू करता है तो फिर काफिला अपने आप जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में तो बहुमंजिला भवन है तो वहाँ पढ़ाती है, और इसके अंदर जो भी इनके स्टूडेंट थे उनमें से एक राधा नामक स्टूडेंट थी, वो स्टेनोग्राफर बनकर भी निकली है। और जैसे बाकी जैसे एक दो जैसे कॉलेज वगैरह भी कर रही है काफ़ी लड़कियाँ यहाँ से, और जो बालक हैं जैसे लड़का लड़की सभी लोग पढ़ते हैं, और ये खुद भी स्नातक की पढ़ाई कर रही है। ठीक है, अभी इस उम्र में भी मतलब इनका पढ़ने का जज्बा और पढ़ाने का जज्बा बहुत अच्छा है, तो समाज को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और ये जयपुर से आती है। जो हमने जो पंजाब सरकार से का जो इनिशिएटिव लिया गया था पंजाब सरकार द्वारा, वो न्यूज़ कवर करी थी, तो उसी से संबंधित एक आर्टिकल छपा है। तो इसमें बताया गया है कि जो पंजाब सरकार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जो वहाँ की पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट ही नहीं, पब्लिक को भी जो है सपोर्ट करना होगा बिजली बचाने के लिए। अब पंजाब सरकार द्वारा क्या है कि वहाँ की जो बिजली है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है, और निःशुल्क के अंतर्गत क्या है कि जो फ्री की चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं करते लोग, तो इसी वजह से जो है दोहन काफ़ी हो रहा है। मीटर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवेदन किया गया है पहले के मुकाबले। तो जो पब्लिक है उसके द्वारा भी जो है कोशिश की जाए, प्रयास किए जाए बिजली बचाने के लिए। इसी से संबंधित यह आर्टिकल है। भारत की जो नई व्यापार नीति है वो 1 अप्रैल 2023 से इसी 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। जो पिछली जो व्यापार नीति थी वो 2015 में लागू की गई थी। 2020 के अंदर ये व्यापार नीति लागू होनी थी, जो अभी 2023 में लागू हुई है, लेकिन कोरोना के कारण जो है 2022 में 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फिर 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। फिर अब सरकार ने ये जो WTO है उसके नए नियमों के अनुरूप जो है अभी लागू किया है। ठीक है, तो इसको जो है ये जो नई व्यापार नीति है इसे भी WTO के नए नियम के अनुसार बनाया गया है, और इसके अंतर्गत जैसे डिजिटलीकरण है उसे प्रोत्साहित दिया जाएगा। और भारत की जो है विश्व व्यापार के अंतर्गत एक छवि जो जैसे हम जो कच्चे माल का जो निर्यात करते थे उसकी मतलब वो उसकी छवि में सुधार है कि हम सिर्फ कच्चे माल का ही नहीं, हम बहुत सारे जैसे IT सेक्टर है उसके अंतर्गत भी, और डिजिटल जो कौशल योग्यता है, शोध है, नवाचार, श्रम शक्ति है, इस प्रकार की जो है मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस प्रकार की बनती जा रही है निर्यात के अंतर्गत भी। ठीक है, तो जैसे जो नई व्यापार नीति है उससे भारत को ये भी फायदा होगा कि जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है मुद्रा रुपया, वो भी एक उसका भी जो है जो प्रचलन है वो बढ़ेगा, क्योंकि हमने जैसे रुपये के अंतर्गत श्रीलंका है, मॉरिशस है, इनके साथ तो जो है रुपए में व्यापार करना शुरू कर ही दिया है। और साथ ही जो है विश्व में भी व्यापार और भी देशों से जो है रुपए में किया जाएगा। और साथ ही डॉलर जो है, डॉलर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो डॉलर मुद्रा में सबसे ज़्यादा जो हाई जो करेंसी मानी जाती है डॉलर ही मानी जाती है, लेकिन अब रुपया भी अपनी पहचान बना रहा है।
की सुरक्षा और घरेलू हिंसा से संबंधित एक मामला जो एक आर्टिकल है वो प्रकाशित हुआ है। तो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, जो महिलाओं को जो है ये जागरूक भी करता है कि इसमें बताया गया है कि जो महिलाएं जैसे कानून के प्रति जो जागरूक नहीं होती और कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, तो क्या होता है कि वो जो परिवार में होने वाली जैसे ससुराल में होने वाली जो घटना है जैसे प्रताड़ना है उसका शिकार होती रहती है, और ये प्रताड़ना जो है कई बार हत्याओं में भी चेंज हो जाती है। तो महिला जो है घर का आधार होती है, और महिला के जब भी शादी के बाद में जो है जो उसके पति के घर में रहना पड़ता है, तो वहाँ जैसे उसके साथ जो है कुछ भी दहेज के संबंधित प्रताड़ना हो, या फिर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और आर्थिक प्रताड़ना से जो रक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के जैसे 2005 में कानून बनाया गया था जो उसकी इस प्रकार की प्रताड़ना से रक्षा करता है, ठीक है। जैसे उसकी अगर संपत्ति अगर छीन ली जाती है, और अगर दहेज और संपत्ति की मांग करता है, ठीक है, उस जो ससुराल है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो है जो क्राइम्स होते हैं, तो इसके खिलाफ जो है ये एक इस प्रकार के जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो जैसे 2005 के अंतर्गत बनाया था, उसके अंतर्गत जैसे उसके जो अधिकार है उसमें अधिकारों में आता है कि जो एक महिला है वो वैवाहिक घर में रहने के अधिकार भी उसका सुरक्षित है, स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है उसके अंतर्गत। और साथ ही अपराध की श्रेणी में आएगा कि घरेलू कार्यों में रुकावट डालना, और बच्चों और महिलाओं के को खर्च के पैसे न देना, और महिलाओं से उसकी संपत्ति छीन लेना, ठीक है। ये सभी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके मुताबिक देश में 2016 से जो है 21 के बीच में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है 22.8 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जैसे 7 लाख है वो 30% IPC धारा 498A के तहत दर्ज हुए थे, और 498A के तहत जो है पति और उसके घर वालों द्वारा पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है, ठीक है। ये जो धारा है 498A, इसके बारे में बताया गया पति और उसके घर वालों के द्वारा जो है पत्नी पर क्रूरता करने के संबंध में लागू होती है। और जैसे कि जैसे मामले हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं 2021 में जो है मामले बढ़कर जो है 4,28,278 मामले दर्ज हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये वही मामले जो है 2020 में 3,71,530 मामले थे। तो ये काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, और ये गलत है कि अभी आज भी जो है इतने जागरूक समाज में महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध होते हैं। एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि जो डॉलर है उसका डॉलर जो मुद्रा है अमेरिका की है, तो इसके वर्चस्व में कमी आती दिख रही है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में जो काफ़ी देशों ने जैसे जो पराजित राष्ट्र थे उन्होंने जो है भुगतान किया, उसका जैसे व्यापार हुआ अमेरिका के साथ में, तो व्यापार जैसे इंग्लैंड ने भी किया, तो इंग्लैंड ने जो भुगतान किया, इंग्लैंड ने सोने का के रूप में भुगतान किया, और बाकी जो अमेरिका से जो जब निर्यात किया गया, मतलब जो आयात किया गया सामान, उसका भुगतान किया गया डॉलर में किया गया, ठीक है। तो डॉलर में काफ़ी लोगों ने जो है उस जैसे यूरोपीय देशों ने डॉलर को जो है पसंद किया है और डॉलर के अंतर्गत भुगतान किए थे। लेकिन जब फिर एक बार कमी फिर से देखी गई थी डॉलर के अंदर, जब यूरोप की जो मुद्रा है यूरो वर्चस्व में आई, ठीक है, अस्तित्व में आई, ठीक है। तो उसके बाद में अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें रुपया गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि रुपया है उसकी कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो रुपया है उसके भी काफ़ी जो देश है जैसे मॉरिशस है, श्रीलंका है, और इधर बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये भारत से जो व्यापार करते हैं तो उसमें रुपया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो रुपये का इस्तेमाल जैसे यूरोपीय देश भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल थोड़े टाइम पहले ही रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, तो अभी वैसे वहाँ अभी भी वही स्थिति है। तो अमेरिका और रूस के बीच में जो टकरार की जो स्थिति है, उससे क्या हो रहा है कि जो रूस है, जो जैसे हमने तेल आयात किया था तो उसका भुगतान हमने रुपए में किया, और रूस ने जो रुपए में ही वो भुगतान लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर हम भुगतान करते हैं, अगर हम $1 का भुगतान कर रहे हैं तो हम $1 का कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब 81 रुपये हम दे रहे हैं। ऐसे हम रुपये के अंतर्गत 81 रुपये दे रहे हैं, तो हमारे जो मतलब जैसे भुगतान है, तो ये मतलब जो भुगतान है तो ये क्या जाएगा, तो ये मतलब जैसे जो रुपया है इसी के अंतर्गत इजाफा होगा, ठीक है। रुपये सरकार द्वारा आने वाले समय में जैसे पिछले कुछ टाइम में भी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी क्षमता को बढ़ाने में प्रयास किया गया है। तो आने वाले समय के अंतर्गत भी जो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त जो बिजली है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और साथ ही परमाणु जो स्रोतों से जो बिजली उत्पन्न होने वाली बिजली, उसमें भी जो है प्रयास किया जाएगा, ठीक है, उसको बढ़ाने में भी। जैसे कि 2.50 लाख मेगावाट की जो क्षमता है, उस प्रकार की जो ये सोलर जो एनर्जी के चार्जेस है, इस क्षमता वाले एनर्जी के चार्जेस लगाने में प्रयास किया जा रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जिस एनर्जी को हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है फिर से उत्पादित की जा सकती है, कभी नष्ट नहीं होने वाली ऊर्जा, ठीक है। और इसके विपरीत आता है अनव्यकरणीय संसाधन या फिर ऊर्जा, जो कि जैसे एक बार खपत होने के बाद में दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, उससे हम फिर से बिजली बना सकते हैं, फिर से खपत होने के बाद फिर से बिजली बना सकते हो, तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं सतत। जो तेल हम जो खाड़ी देशों से, गल्फ जो कंट्रीज़ है जैसे सऊदी अरब, इराक है, वहाँ से मंगवाते थे, तो वो तेल हम अभी दुगनी मात्रा में हम रूस से आयात कर रहे हैं, क्योंकि जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसके बाद में जो पश्चिमी देश है उन्होंने जो पश्चिमी देशों ने जो है रूस पर प्रतिबंध लगा दिए है तेल बेचने पे, तो वो जो पश्चिमी देश तो खरीद नहीं रहे रूस से तेल, और उससे जो है हम जो रियायती मूल्य के अंतर्गत भारत को फायदा हो रहा है कि वही तेल हम जो है रूस से रियायती मूल्य पर खरीद रहे हैं, ठीक है, और जो कि हमें ज़्यादा मूल्य देकर खरीदना पड़ता था इराक से, क्योंकि इराक में जो ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसकी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जो देश की राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ हर वर्ष जो है 2 लाख टन ई कचरा जो है का निस्तारण किया जाता है, लेकिन इसका मतलब निकलता है कचरा, बट इसका निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कि इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाए। जैसे ये अभी जल को तो जो है जलाशय को तो प्रदूषित कर रहा है, साथ ही जैसे जो भूमि जो प्रदूषण है उसके अंतर्गत भी बढ़ावा हो रहा है, ठीक है। तो ई कचरा है जो बहुत एक बड़ी समस्या बनी
बनी हुई है, इस पर सही प्रकार से एक्शन लेने की आवश्यकता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको डीपली बताया था जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य का जो युद्ध का जो क्या क्या कारण रहे, तो उसी से रिलेटेड ये क्या है, सीरिया इजराइल पे हमला करता रहता है और इजराइल सीरिया पर, ठीक है। क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया था फिलिस्तीन के अंतर्गत जो फिलिस्तीनियों के जो फिलिस्तीन के अंदर जो अरबी लोग रहते हैं, अरबी फिलिस्तीनी, उनका जो है धार्मिक स्थल है अलग सा मस्जिद, वहाँ वो लोग जो है मतलब उनका पवित्र स्थल है, तो वो नमाज पढ़ने या फिर पूजा करने आते हैं। ये पड़ता है यरूशलेम के अंतर्गत, ठीक है। ये क्षेत्र आता है इजराइल में, यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम को जो इजराइल ने अपने अधिकार में ले रखा है 1950 से। और तो क्या होता है कि वहाँ वो लोग आते हैं और फिर उन पर जो है जैसे इजराइल हमला करता है। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है कि जो इजराइल ने क्या किया था, जैसे जो अलेक्सा मस्जिद में जो आए थे कुछ टाइम पहले पूजा करने, तो उन पर जो है गोलीबारी की, तो उसमें एक फिलिस्तीनी युवक मर गया, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे सीरिया ने क्या किया, सीरिया ने फिर से उसके जो इजराइल के जो है इजराइल पर हमला किया, मिसाइलें दागी, और उसके बाद जब अब इजराइल ने वापस से जवाब दिया है उसके जैसे जो फाइटर जेट है उसके द्वारा और ड्रोन के द्वारा जो है बमबारी की है, ठीक है, सीरिया के अंतर्गत। तो वैसे नुकसान कुछ हुआ नहीं है सीरिया में, बट ये यहाँ ये तनाव बना हुआ है बहुत ही, इजराइल और सीरिया के मध्य जो स्थिति है, तनाव की स्थिति, ये मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से बनी हुई है। कल की न्यूज़ थी कि ताइवान के जो राष्ट्रपति है उनकी जो अमेरिका में यात्रा हुई है रिसेंटली, उसके बाद जो है चीन जो है सैनिक अभ्यास कर रहा है जो ताइवान स्ट्रेट है उसके आसपास में, मतलब ताइवान और जो चीन के मध्य की जो स्ट्रेट है समुद्री जो समुद्री जगह है, वहाँ पे ये सैनिक अभ्यास लगातार कर रहा है। तो ये मैंने सुबह ये जो शुरू की वीडियो में कवर करवाई थी कि क्या हुआ कि पहले तो ये जो चाइना है ये इस प्रकार से अभ्यास कर रहा है क्योंकि ये विरोध जता रहा है, ठीक है, क्योंकि ताइवान को ये अपना हिस्सा मानता है, और जबकि ताइवान जो है एक लोकतांत्रिक देश है और ताइवान पे कभी भी चीन का अधिकार नहीं रहा है। लेकिन ताइवान छोटा देश है और उसकी जो है दुर्भाग्य है कि वो चीन के पास में, इसलिए चीन जो है उस पर कब्जा जमाना चाहता है। तो ये एक बात है कि जो चीन है वो अपनी जो मिसाइलें वगैरह है इनका जो प्रदर्शन कर रहा है कि जैसे 20 जो युद्धपोत होते हैं वो इसके आसपास में लगा रखे हैं और निरंतर जो है अभ्यास जारी है, जैसे मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन के द्वारा जो है समुद्री ड्रोन के माध्यम से जो है परीक्षण कर रहा है, हवाई फायरिंग कर रहा है, इस प्रकार की जो गतिविधि है सैनिक अभ्यास अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध जो यूरोप के अंतर्गत काफ़ी दिनों से सक्रिय है, तो उसके अंतर्गत ये है कि जो ईस्टर, मतलब कल ईस्टर था, ईस्टर क्या है, जैसे गुड फ्राइडे जो जिस टाइम पे गुड फ्राइडे आता है उसके नेक्स्ट जो संडे आता है उसको ईस्टर मनाया जाता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में। तो ईस्टर पर भी जो है और यूक्रेन पर जो है जो बमबारी हुई है उससे जैसे 7 नागरिकों की मौत हुई है। तो ये जो रूस ने वहाँ पे जो सेना लगा रखी है, तो उस पर जो मतलब अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है उसने रूस का जो है हाथ बताया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक कृत्रिम जो किडनी है उसका आविष्कार किया है। ये जो कृत्रिम किडनी है वो जो दवाएं हमारे शरीर के अंदर जो दवाओं की विषाक्तता है, ये दवाओं की मात्रा बढ़ जाने से उसकी जो विषाक्तता जो फैलती है जैसे नेफ्रॉन के द्वारा पता लगाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो विषाक्तता ज़्यादा फैल जाती है तो उसका जो है पता लगा सकेगी अब जो कृत्रिम जो नकली जो किडनी है जो इन्होंने बनाई है वो, क्योंकि जो दवाएं हैं वो भी बहुत नुकसान करती है, तो दवाएं कम मात्रा में लेनी चाहिए। इसके बजाय जो जैसे एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, इस प्रकार के प्राणायाम है, इस प्रकार के जो हमारे लिए हेल्दी रहे या हेल्दी फूड्स, अच्छी डाइट, ये हमें डेली रूटीन में अगर अपनाएं तो दवाएं काफ़ी हद तक कम हो सकेगी।